हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस कॉर्नर। अपने रे ऑप्टिक्स वाला लेसन चल रहा था, मतलब किरण प्रकाश की, जिसमें आज अपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो अपने क्या होगा कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो क्या होता है, अभिलंब से दूर हटती है। और जैसे जैसे अपने आपतन कोण का मान सघन माध्यम में बढ़ाते जाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अपवर्तन कोण का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और आपतन कोण का मान अपने बढ़ाते गए तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि अपवर्तन कोण का मान बढ़ के कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो आपतन कोण होगा जिसपे अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो रहा है, उस आपतन कोण को क्या कहते हैं अपने, क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल। तो क्या होगा, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाएगा। मतलब सघन माध्यम है उसमें आपतन कोण का मान अपने बढ़ा दें तो विरल माध्यम में भी क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा। और आपतन कोण के एक निश्चित मान पर अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। आपतन कोण के इस मान को क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होगा, जैसे अभी अपने पढ़ा है कि आपतन कोण है उसका मान अपने बढ़ाते के एक टाइम हो गया सघन माध्यम में आपतन कोण के मान पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। और यदि अपने सघन माध्यम में आपतन कोण का मान और बढ़ा दें, सघन माध्यम में उसमें आपतन कोण का मान और बढ़ाएं तो अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। 90 डिग्री से ज़्यादा मतलब जो प्रकाश किरण है जिस माध्यम से जा रही थी उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, वापस लौट आएगी। तो ये क्या होगा, एक तरीके से परावर्तन ही हो रहा है। और इस परावर्तन को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो कैसे होगा, देखो जैसे ये आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण से कम है तो अपवर्तन कोण का मान क्या, 90 डिग्री से कम। और अपने आपतन कोण का मान बढ़ाते गए और एक टाइम ऐसा आया कि आपतन कोण के ऐसे मान पर अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है, 90 डिग्री। उस मान को क्या कहते हैं, अपने क्रांतिक कोण कहते हैं। अब यदि अपने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दें, ज़्यादा कर दें, तो प्रकाश किरण जो अपवर्तन कोण है उसका मान 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब प्रकाश किरण पहले वाले माध्यम में जिस सघन माध्यम से जा रही थी उसमें ही लौट आएगी। ये क्या होगा, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। तो क्या होगा, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश किरण अंतरापृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस सघन माध्यम में लौट आती है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। मतलब क्या हुआ, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दें, जो आपतन कोण है इसका मान क्रांतिक कोण इससे क्या कर दें, अपने अधिक कर दें, तो प्रकाश किरण अंतरापृष्ठ से परावर्तन के बाद में उसी सघन माध्यम में वापस लौट आएगी। तो ये घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो शर्तें हैं वो क्या हैं। पहला तो क्या है, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए। मतलब प्रकाश किरण क्या हो, सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में जानी चाहिए। पहली नेसेसरी कंडीशन तो यही है। दूसरा क्या है, आपतन कोण I का मान क्रांति कोण C से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अब क्रांति कोण क्या है, आपतन कोण का वह मान जिसपे अपवर्तन कोण क्या 90 डिग्री, उसे क्या कहेंगे, क्रांति कोण कहेंगे ना। तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। अब माध्यम के अपवर्तनांक व क्रांति कोण के मध्य संबंध क्या होगा। देखो जब आपतन कोण I का मान किसके बराबर हो, क्रांति कोण C के बराबर, तो अपवर्तन कोण R का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब स्नेल के नियम से देखो, जो विरल माध्यम उसे तो अपने किससे लिख लिया, A से, और जो सघन माध्यम उसे किससे लिख लिया, अपने B से। तो जब प्रकाश किरण देखो सघन माध्यम में है तो उसमें आपतन कोण कितना था, C था ना, क्रांति कोण। तो अपने क्या करेंगे, सघन माध्यम का अपवर्तनांक गुणा उसमें जो
आपतन कोण होगा उससे लिखेंगे। तो सघन माध्यम में अपवर्तनांक है म्यू बी और जो आपतन कोण है साइन सी, तो म्यू बी गुणा साइन सी। ये किसके बराबर होगा? विरल माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? म्यू ए, और गुणा उसमें कितना कोण बन रहा है विलंब से? 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या आएगा? म्यू बी बटे म्यू ए, म्यू बी के नीचे म्यू ए का डिवाइड कर देंगे बराबर साइन 90 का मान 1 हो जाएगा और साइन सी का नीचे डिवाइड चला जाएगा, तो म्यू बी अपन में म्यू ए बराबर 1 अपन में साइन सी। अब म्यू बी अपन में म्यू ए को क्या लिख सकते हैं? ए म्यू बी बराबर 1 अपॉन में साइन सी। ये क्या हो गया? क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के मध्य संबंध। अब क्रांतिक कोण की निर्भरता ये किस किस पे निर्भर करता है? पहला देखो, जो क्रांतिक कोण का मान प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, मतलब लैम्डा पर निर्भर करता है। तो लैम्डा इसमें क्या होता है? लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है, मतलब लैम्डा समानुपाती 1/म्यू। तो इसका मतलब 1/म्यू किसके बराबर था? देखो म्यू बराबर था 1 अपॉन में साइन सी, तो 1 अपॉन म्यू क्या हो जाएगा? साइन सी। मतलब लैम्डा 1/म्यू के प्रोपोर्शनल है और साइन सी के भी क्या है? प्रोपोर्शनल, मतलब समानुपाती। दूसरा क्या है? क्रांतिक कोण का मान माध्यम के जोड़े की प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब दो माध्यम कौन कौन से ले रहे हैं उनकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। अपवर्तनांक अधिक होने पर क्रांतिक कोण क्या होगा? कम होगा। जितना अपवर्तनांक अपने अधिक करेंगे उतना क्रांतिक कोण क्या हो जाएगा? कम। कैसे? क्योंकि देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, म्यू बढ़ेगा तो सी कम होगा, अगर म्यू कम होगा तो सी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अब अपने कांच और वायु का युग्म है, इसके लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? 42 डिग्री। हीरे और वायु के युग्म के लिए, मतलब ये दोनों अपने माध्यम ले हीरा और वायु, तब अपवर्तनांक कितना, तब क्रांतिक कोण कितना आता है? 24 डिग्री। और अपने ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है? घटता है। इसलिए क्रांतिक कोण, देखो ताप बढ़ाएंगे तो अपवर्तनांक घटेगा, तो क्रांतिक कोण क्या होगा? बढ़ेगा। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं। पहली है हीरे का चमकना। हीरा क्यों चमकता है? हीरे में क्या करते हैं अपने, जो उसके फलक होते हैं उन्हें इस प्रकार से घिसते हैं कि उन पे जो प्रकाश आपतित हो, तो आपतित होने के बाद में जब प्रकाश अंदर जाएगा तो उसमें जो आपतन कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा, मतलब क्रांतिक कोण से अधिक होगा। तो क्रांतिक कोण से अधिक होती है वो प्रकाश क्या हो जाएगा? उस हीरे के अंदर ही घूमता रहेगा और जब बाहर निकलेगा तो हीरा कैसा दिखाई देगा? चमकता हुआ। तो क्या होगा? हीरे का अपवर्तनांक 2.5 होता है तथा इसका क्रांतिक कोण कितना होता है? 24 डिग्री होता है। हीरे के फलकों को अपने इस प्रकार काटा जाता है, मतलब घिसा जाता है कि जब प्रकाश इसके किसी भी फलक पर आपतित होता है तो आपतन कोण का मान 24 डिग्री से अधिक होता है। अतः जब प्रकाश हीरे पर गिरता है तो बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जब प्रकाश कुछ स्थानों से निश्चित दिशाओं में बाहर निकलता है तो हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। अब ये देखो कैसे, कि जैसे ये हीरा इस पे यहाँ से प्रकाश आपतित हुआ तो यहाँ पे ये विरल से सघन में जा रहा है तो क्या होगा? नॉर्मली अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अब अपवर्तन हुआ तो प्रकाश अंदर चला गया और अंदर जाते ही ये इस फलक पे ऐसे टकराएगा कि इसमें जो आपतन कोण हो जाएगा उसका मान क्या हो जाएगा? क्रांतिक कोण से अधिक। क्रांतिक कोण ही इतना है ना, इस क्रांतिक कोण से अधिक हो गया तो इसका क्या जगह? पूर्णांतरिक परावर्तन इसी हीरे के अंदर इसी माध्यम में ऐसे लौट आएगा, बाहर नहीं जाएगा। फिर दोबारा यहाँ से टकराए, फिर क्रांतिक कोण से अधिक, फिर इधर यहाँ से पूर्णांतरिक परावर्तन, फिर यहाँ से टकराए, फिर इसका क्या हो गया? पूर्णांतरिक परावर्तन। अब दूसरा है एग्जाम्पल इसका मरीचिका। मरीचिका क्या होती है? कि रेगिस्तान में पानी के जलाशय होने के दृष्टि भ्रम को क्या कहते हैं? मरीचिका। अपने रेगिस्तानी इलाकों में जब गर्मी काफ़ी होती है उस टाइम देखते हैं दूर दूर रेत के टीलों में, तो क्या लिखते हैं? अपने पानी के जलाशय की तरह दृष्टि भ्रम दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं? मरीचिका। या फिर अपने रोड पर भी देखें तो रोड में भी काफ़ी दूर तक गर्मियों में क्या
दूर तक देखने पर क्या लगता है, रोड के ऊपर जलाशय या पानी का सदृश दिखाई देता है, ये क्या होता है, मरीचिका। तो गर्मियों में दिन के समय जब पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है, तो पृथ्वी का ताप बढ़ेगा तो पृथ्वी के पास स्थित वायु क्या होगी, वायु गर्म होगी, तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। इस कारण हवा की इस परत का देखो घनत्व कम हुआ तो अपवर्तनांक भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ज्यों ज्यों हम ऊपर जाते हैं तो वायु क्या होगी, ठंडी होगी, तो वायुमंडल का तापमान क्या होता है, घटता जाता है। और इस कारण हवा की परतों का घनत्व, तापमान घटा तो परतों का घनत्व बढ़ जाएगा और अपवर्तनांक भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसी दूरस्थ वस्तु से आने वाले प्रकाश की किरणें पृथ्वी की सतह तक इस प्रकार पहुंचती है कि उनका आपतन कोण क्रांति कोण से क्या हो जाए, अधिक। मतलब दूर से आ रही प्रकाश किरणें और वो किसी सतह पर इस प्रकार से पहुंचती हैं कि उनका आपतन कोण क्या हो जाए, क्रांति कोण से ज़्यादा हो जाए। तो इस प्रकार प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और दूर खड़ा प्रेक्षक वस्तु के साथ क्या देखेगा, उसके प्रतिबिंब को साथ साथ देखते हैं, जिससे यह आभास होता है कि उस वस्तु के निकट कोई जलाशय स्थित है। ये क्या होता है, मरीचिका। अब होता है एक समकोणिक प्रिज्म। तो समकोणिक प्रिज्म क्या होगा, एक समकोणीय समबाहु प्रिज्म मतलब जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, पोरो प्रिज्म कहलाता है। मतलब एक ऐसा समबाहु प्रिज्म जिसके ऐसा समबाहु और समकोणी को वो प्रिज्म क्या कहलाता है, पोरो प्रिज्म कहलाता है। अब इसमें जो कांच का अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, 1.5 होता है। इस कारण कांच के लिए क्रांति कोण C कितना होगा, देखो साइन अपने क्या था, म्यू बराबर 1/sin था, तो साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/म्यू। तो C बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी, 1.5, तो साइन C इक्वल टू साइन इनवर्स 1/में 1.5 कितना आएगा, 41.8, 41.8 डिग्री होता है। इस प्रकार जब प्रकाश की किरण इस प्रिज्म के पृष्ठ पर 41.8 डिग्री से बड़े कोण पर आपतित होती है तो उसका क्या हो जाएगा, पूर्णांतरिक परावर्तन। देखो ये एक समकोणिक प्रिज्म है, यहाँ पे ये वस्तु है, वस्तु से एक प्रकाश किरण यहाँ पे गई और आपतित हुई कितने, 45 डिग्री से 45 डिग्री पर आपतित हुई। 41 से ज़्यादा है ना, तो 45 डिग्री पे आपतित, तो इसका क्या हो जाएगा, पूर्णांतरिक परावर्तन, तो ये इधर चली जाएगी। और दूसरी प्रकाश किरण ऐसी नीचे वाली सतह से इसके जा रही है, ये भी क्या हो 45 डिग्री के कोण पर आपतित हुई ना, मतलब 41 से ज़्यादा है, 41.8 से, तो इसका भी क्या हो जाएगा, पूर्णांतरिक परावर्तन। और यहाँ पे पूर्णांतरिक परावर्तन और इस पृष्ठ पे देखो कितने पे 90 डिग्री पे दोनों टकरा रही है ना, तो जब प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर 90 डिग्री पे टकराती है तो क्या होता है, सीधी बाहर निकल जाती है। तो ये दोनों किरणें यहाँ पे सीधी बाहर निकल जाएगी और यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब। वैसे यहाँ पे देखिए ये वस्तु है कोई और इस वस्तु से एक प्रकाश किरण ऐसे आ रही है। अब इसमें जो आपतन कोण हुआ इसके अंदर यहाँ पे तो 90 डिग्री है तो सीधी चलेगी QR पृष्ठ पे, और अंदर जब QP पे टकराई तो 45 डिग्री, जो 41.8 से ज़्यादा, तो इसका क्या हुआ यहाँ पे पूर्णांतरिक परावर्तन। फिर इस PR पृष्ठ पे टकराई, फिर 45 डिग्री आपतन कोण है, तो फिर इसका पूर्णांतरिक परावर्तन, यहाँ से पूर्णांतरिक परावर्तन होकर ये फिर QR पृष्ठ पे, और QR पृष्ठ पे कितने डिग्री पे आपतित हो रही है, देखो 90 डिग्री पे, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से सीधी निकल जाएगी ऐसे B पॉइंट से वस्तु के प्रकाश किरण आ रही है, देखो ऐसे, और ये आप QP पृष्ठ पे कितने 45 डिग्री पे आपतित हो, जो 41 से ज़्यादा है, तो इसका क्या हो जाएगा, पूर्णांतरिक परावर्तन। फिर ये PR पे भी देखो 45 डिग्री से ज़्यादा आपतित पर हो रही है, तो 41 से ज़्यादा ऊपर आपतित हो रही है 45 डिग्री पे, तो फिर इसका पूर्णांतरिक परावर्तन। और फिर QR पृष्ठ पे देखो कितने 90 डिग्री पे आपतित हो रही है, तो यहाँ से ये सीधी निकल जाएगी और यहाँ पे ये देखो वस्तु थी उसका उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा। इसमें देखो प्रकाश किरण कितने कोण पर मुड़ रही है, 90 डिग्री पे, और इसमें कितने पे मुड़ रही है, 180 डिग्री पे। तो क्या होगा,
कि जो अपने ये समकोणीय प्रिज्म है इसका उपयोग किसमें, प्रकाश को 90 डिग्री में और 180 डिग्री के कोण पे घुमाने में किया जाता है। समकोणीय प्रिज्म का उपयोग वस्तु के प्रतिबिंब को सीधा करने में भी अपने करते हैं। अब देखो, प्रकाश किरणों को परावर्तित करने के लिए दर्पण का प्रयोग अपने करते हैं, परंतु दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश पुंज की तीव्रता क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि बहुत अधिक पॉलिश युक्त दर्पण भी पूर्ण प्रकाश को पूर्ण परावर्तित नहीं कर पाता, मतलब कुछ प्रकाश का क्या कर लेता है, वो शोषण कर लेता है, जिससे प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, कम। अब समकोणीय प्रिज्म है, इसमें कोई प्रकाश पड़ रहा है और प्रकाश का क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो इसमें मतलब कोई प्रकाश का अवशोषण नहीं हो रहा, तो इसमें जो जितनी प्रकाश की तीव्रता का प्रकाश पड़ेगा उतनी तीव्रता का प्रकाश अपने को मिलेगा। तो समकोणीय प्रिज्म पूर्ण प्रकाश को परावर्तित करता है, इस प्रकार यहाँ प्रकाश की तीव्रता की कोई हानि नहीं होती। अब अगला पॉइंट है प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर। तो ये क्या होता है? तो प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में बिना क्षय हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक टेढ़े मेढ़े मार्ग में स्थानांतरित किया जा सकता है। अब देखो, अपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो उसमें प्रकाश की तीव्रता में कोई कमी नहीं आती, तो अपने ऐसी युक्ति लें जिसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, तो प्रकाश को अपने अधिक दूरी तक भेज सकते हैं और उसकी तीव्रता में भी क्या होगी, कोई कमी नहीं आएगी। तो ऐसी जो अपने वस्तु उपयोग में ले रहे हैं प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने, वो कौन सी होती है, प्रकाशिक तंतु। तो प्रकाशिक तंतु क्या होती है, कांच या क्वार्टर से बनी लंबी धागेनुमा संरचना होती है जिसकी त्रिज्या कितनी होती है, माइक्रोन कोटि की होती है। अब ये होती कैसे है प्रकाशिक तंतु? देखो, इसमें जो मध्य वाला भाग होता है, जो धागे युक्त संरचना होती है कांच की, वो क्या कहलाती है, कोर या क्रोड, और इसके ऊपर क्या कर देते हैं अपने जो इसके ऊपर करेंगे अपने इसके ऊपर क्या करेंगे, एक पॉलिश कर देंगे, जिससे क्या करते हैं, जो इसे प्रोटेक्ट करती है बाहर से, इसे क्या कहते हैं अपने क्लैडिंग, और एक क्या कर देते हैं ऊपर प्रोटेक्टिव कवर से हटा देते हैं। अब इसमें देखो, जो प्रकाश है इस ऑप्टिकल फाइबर में जब यहाँ पे आपतित हुआ तो इसका नॉर्मली अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, पर जैसे ही इस पृष्ठ पे टकराएगा तो टकराने पर इसका जो यहाँ पे आपतन कोण होगा वो क्रांति कोण से अधिक, तो ये क्या हो जाएगी, दोबारा से इसी माध्यम में लौट आएगी। अब यहाँ पे जो ये है ना क्रोड, ये क्या होगा, विरल सघन माध्यम की तरह काम करेगा, और जो ये ऊपर क्लेडिंग होगी ना लगी हुई, ये किस तरह काम करेगी, विरल माध्यम की तरह। तो यहाँ से प्रकाश दोबारा पूर्णांतरिक फिर इस पृष्ठ पे टकराया, तो फिर देखो सघन से विरल में जाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे आपतन कोण का मान क्रांति कोण से क्या हो जाएगा, अधिक, तो फिर दोबारा पूर्णांतरिक परावर्तन। ऐसे ही प्रकाश किरण लगातार इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करती जाती है। और देखो, अब जो ये अपने प्रकाश तो देखो क्या था, प्रकाशिक तंतु क्या था, कांच क्वार्टर से बनी लंबी धागेनुमा संरचना थी, धागेनुमा। और इसके बाद में देखें, जो ये धागेनुमा संरचना है इससे क्या अपने कहते हैं, इस धागेनुमा संरचना या तंतु को क्या कहते हैं अपने, कोर या क्रोड कहते हैं। और प्रत्येक तंतु के क्रोड के ऊपर क्या करते हैं, एक पदार्थ की पतली परत चढ़ा दी जाती है जिसका अपवर्तनांक उस तंतु के क्रोड से क्या हो, कम, मतलब तंतु का क्रोड का अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा, मतलब ये सघन माध्यम होगा, और इसके ऊपर जो क्लैडिंग अपने चढ़ाएंगे मतलब अधिपटन करेंगे वो क्या होगा, कम अपवर्तनांक वाला होगा, विरल माध्यम वाला होगा। अब क्या तीसरा पॉइंट, प्रकाशित तंतु की क्रोड के चारों ओर परत जो होगी मतलब जिसकी क्लैडिंग करेंगे उसे क्या कहते हैं, अधिपटन कहते हैं। जब प्रकाश किरण तंतु के एक सिरे पर अल्प कोण बनाती आपतित होती तो यह उसके अंदर क्या कर देती होती है, अपवर्तित हो जाती है,
और तंतु के अंदर यह किरण बार बार क्या होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती है, तंतु के दूसरे सिरे से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। यदि अपने तंतु को मोड़ भी दी जाए तब भी प्रकाश किरण सुगमता पूर्ण दूसरे सिरे से बाहर निकलेगी, मतलब आसानी से दूसरे सिरे से बाहर निकल जाएगी। अब जो ये अपने प्रकाशिक तंतु, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे अपने करते हैं। तो पहला तो उपयोग क्या है, प्रकाशिक तंतुओं का उपयोग प्रकाश सिग्नल को, जो प्रकाश सिग्नल है उसे कई किलोमीटर तक संचरित करने में किया जाता है। इसमें तीव्रता तथा ऊर्जा हानि क्या होती है, नगण्य, और साथ में डाटा संचरण क्या होता है, तेजी से होता है। दूसरा, प्रकाश तंतुओं का उपयोग अंतःदर्शी नामक एडोस्कोप नामक चिकित्सा उपकरण बनाने में किया जाता है। इसमें प्रकाश तंतुओं का एक बंडल लेंगे, जिसे क्या कहते हैं, लाइट पाइप कहते हैं, और उसे क्या करेंगे, मनुष्य शरीर के अंदर डाल दिया जाता है। अब प्रकाश को प्रकाशिक तंतुओं द्वारा अंदर भेजा जाता है, जिससे चिकित्सकों को क्या होता है, मानव शरीर के अंदर देखने में मदद मिलती है। इसके अलावा क्या, इनका उपयोग दूर संचार में संकेत प्रेषित करने में किया जाता है। एक अकेला तंतु लगभग कितने 3000 संकेतों को एक साथ प्रेषित कर सकता है, जबकि विद्युत तार से केवल एक बार में एक ही सिग्नल प्रेषित किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अब कल अपने करेंगे जो ये है गोलीय सतह द्वारा पवर्तन, फिर उसमें गोलीय दर्पण कितने, जो अपने गोलीय लेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं करेंगे। तो आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।